हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सचिन गुप्ता और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यह है आज का करंट अफेयर। यानी दोस्तों 25 तारीख का जो करंट अफेयर है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर से रिगार्डिंग आपकी कोई भी समस्या होती है तो आप दोस्तों सिंपल है, मेरे जीमेल अकाउंट पे जाकर मेरे से पूछ सकते हो। मेरा जीमेल अकाउंट है सचिन गुप्ता 95368। आप अगर एफ यूज़ करते हैं तो आप एफ पे भी अपनी क्वारी पूछ सकते हैं। एफ का जो हमारा हैंडल है यह है सावरिया क्लासेस। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी अपनी क्वारी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा सचिन गुप्ता 9536। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल है मेरा सावरिया क्लासेस। तो दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मेरे से यहाँ पर आके पूछ सकते हो। जो भी आपकी दिक्कत होगी उसे तुरंत रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों कनेक्ट विद अस, बिकॉज जब आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे तभी हम आपकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। तो अगर आप इन चारों में से जो भी मीडियम यूज़ करते हैं या चारों यूज़ करते हैं तो चारों पे हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। यही चारों, ये दो जो हैं ऊपर की तरफ सैन गुप्ता 95368, सैन गुप्ता 9536, ये मैं यूज़ करता हूँ। बाकी जो सौर्य क्लासेस और टेलीग्राम जो सौर्य क्लासेस, फेसबुक सौर्य क्लासेस जो अकाउंट है हमारा, ये हम सबके द्वारा यूज़ किया जाता है। तो आप चाहो तो टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो, चाहो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, तो चलो आज के लेक्चर में चलते हैं। आज का लेक्चर बहुत धमाकेदार रहने वाला है। बहुत सारे यूजफुल करंट अफेयर आए हुए हैं, तो हम एक एक करके सारे यूजफुल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे वन बाई वन। और वहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कल देश और दुनिया में क्या क्या हुआ। चलो, सबसे पहला जो करंट अफेयर दोस्तों ये है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर लॉन्च्ड नेशनल प्रोग्राम विद्याधन 2.0 इन न्यू दिल्ली। देखिए, जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, ओके, इन्होंने क्या किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है विद्याधन 2.0। अब अगर विद्याधन 2.0 है तो यहाँ पे एक बात आप लोग समझ लीजिए कि 2.1 विद्याधन 1.0 भी पहले लॉन्च हो गया होगा। चलो, आज हमें बात करनी है विद्याधन 2.0 की। ये क्या है तो हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। देखो, विद्याधन 2.0 ये क्या है पूरा मुद्दा, तो देखो ये है विद्याधन 2.0। ये है दोस्तों कि आप आज के टाइम पे आज के समय पे आप जान रहे होगे पूरा कंट्री लॉकडाउन है। इसके साथ में जितनी कोचिंग्स हैं वह भी सारी बंद हैं, वह भी सारी क्या हैं आपकी क्लोज हैं। और जब कोचिंग बंद है तो क्या चक्कर है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं या जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई है वह दोस्तों हैम्पर हो रही है। यानी कि उनकी जो पढ़ाई है वह कायदेपूर्ण रूप से नहीं हो पा रही क्योंकि कोचिंगें बंद हैं। अब अगर कोचिंगें बंद हैं तो सीधी सी बात है वहाँ टीचर आ नहीं पा रहा है, और टीचर नहीं आ पा रहा है तो इस वजह से स्टूडेंट भी वहाँ नहीं आ पा रहे हैं। अब जब स्टूडेंट वहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो चक्कर क्या है कि जो पढ़ाई है बच्चों की वो एक रुक सी गई है। ओके, अब करें तो करें क्या। तो अब इसके लिए बस एक ही दोस्तों समाधान हो सकता है, और वो यह है कि उन बच्चों के लिए ऑनलाइन लेकर आया जाए। लेकिन अगर हम ऑनलाइन लेकर आते हैं तो जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ टीचर तो जो है वो ऑनलाइन मीडियम पे अच्छा महसूस करते हैं, कुछ को तो चलो सूट होता है ये, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जिन्हें ये माहौल सूट नहीं होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनके पास वो ज़रूरत सामान नहीं है जो सामान एक ऑनलाइन वीडियो को बनाने के लिए चाहिए होता है। क्योंकि जब एक टीचर पढ़ाता है तो उसके लिए एक बोर्ड भी चाहिए, मार्कर भी चाहिए, एक पोडियम भी चाहिए, और काफ़ी सारे तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं। और ऐसे लॉकडाउन के समय में वह टीचर उन्हें परचेज़ करने भी नहीं जा सकता। तो वो टीचर जिनके पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं घर पे तो वो तो वीडियो बना कर दे सकते हैं। बाकी जो और टीचर्स हैं, लगभग देश में 80% टीचर ऐसे हैं जिनके पास घर में पढ़ाने के लिए बोर्ड नहीं है, पोडियम नहीं है, मार्कर की व्यवस्था नहीं है, एक अच्छा कैमरा नहीं है, लाइट सिस्टम अच्छा नहीं है। तो आप लोग जानते ही हो कि ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए कितने 5 तरीके की चीज़ें, बहुत तरीके की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बाकी तो आपके ऊपर है जितना अच्छे से आप बना सको, लेकिन ये जो चीज़ें बताई ये मिनिमम होती हैं जो चाहिए होती हैं एक ऑनलाइन वीडियो को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कितनी सारी चीज़ों की क्या है आवश्यकता है। अब हर एक टीचर के पास तो है नहीं, जब हर एक टीचर के पास नहीं तो यही कॉमन सेंस वाली बात है कि हर टीचर वीडियो दे नहीं पाएगा। अगर वीडियो नहीं देगा तो बच्चे जिस समय घर बैठे हुए वो किससे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, वह क्या कर रही है दोस्तों, कंटेंट, एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट जो है उसका दोस्तों एक रिपॉजिटरी यानी कि एक उसका संग्रहालय बनाने की
बात की जा रही है यहाँ पे, उसके लिए ही दोस्तों विद्याधन 2.0 चलाया गया है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। विद्याधन 2.0 का जो मुख्य एम है वो ये है वो ये है कि जो अच्छा कंटेंट है वह अपलोड कराना। ओके, दीक्षा ऐप पे एक ऐप है जहाँ पे जाके आपको एक कंटेंट मिलेगा, वह ऐप है दीक्षा ऐप। तो उस ऐप पे जाकर कंटेंट अपलोड कराना जिससे बच्चा पढ़ पाए, किसी बच्चे की एजुकेशन जो है वह हैम्पर ना हो, क्योंकि जो उसका पर्सनल टीचर है उसके पास इतने साधन नहीं है कि वो ऑनलाइन वीडियो दे पाए। अब इन साधनों की पूर्ति फिर कौन करेगा? ये करेगा एचआरडी मिनिस्ट्री। तो एचआरडी मिनिस्ट्री यहाँ पे क्या करेगी? कुछ टीचर्स को हायर करेगी और इन टीचर से क्या करेगी? वीडियोस बनवाएगी, या फिर ऑलरेडी बहुत सारी संस्थान ऐसे हैं जिनके पास वीडियो पहले से बनी हुई हैं क्लासेस की, उन्हें वहाँ से लेगी और शक्ति ऐप पे अपलोड कर देगी, जिससे वो बच्चे जो कि अपने समय का इस समय पर सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई के वे में, तो अब भाई अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे, यानी कि अब पढ़ पाएंगे। अब जो उनका टाइम है हैम्पर नहीं होगा। चलो पढ़ लेते हैं पूरा। एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विद्याधन 2.0 प्रोग्राम इनवाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है टीचर्स के लिए जो कि ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च ड्यू टू द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट फॉर ई लर्निंग कंटेंट फॉर स्टूडेंट ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस प्रोग्राम की आवश्यकता ये है कि कोविड-19 की वजह से वह बच्चे जिनकी पढ़ाई रुक सी गई है, थम सी गई है, तो उनके पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एंड ऑल्सो इंटीग्रेट डिजिटल एजुकेशन विद स्कूलिंग टू ऑगमेंट लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है? डिजिटल एजुकेशन के लिए ऐड किया जाएगा स्कूल की लर्निंग के साथ में। अब जब डिजिटल लर्निंग ऐड हो जाएगी तो आप अच्छी तरीके से समझते हो कि बच्चे की देखो, जो एक नॉर्मल मोड ऑफ लर्निंग है बोर्ड पे पढ़ाना, उसमें बच्चा जो है चीज़ों को समझ तो जाता है, लेकिन समझने में थोड़ी सी उसे डिफ़िकल्टी रहती है अगर हम बोर्ड के समान अगर डिजिटल बोर्ड समझें। क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे हम कई सारी चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई एनिमेशन वीडियो लगा सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो वो आराम से एनिमेशन देख के चीज़ों को समझ सकता है, तो वहाँ पर चीज़ें आसान से और बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पर डिजिटल लर्निंग की बात की जा रही है बोर्ड लर्निंग से। विद्याधन इज़ अ कॉमन नेशनल प्रोग्राम डेवलप कंटेंट टू गेट रिकॉग्नाइज नेशनली। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? जो कंटेंट डेवलप किया जाएगा उस कंटेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा नेशनली, और वो डाल दिया जाएगा दीक्षा ऐप पे, जिससे कि कोई बच्चा को अगर उस कंटेंट से रिलेटेड स्टडी करनी है तो वो दीक्षा ऐप को डाउनलोड करे और वह वहाँ से पढ़ सकता है। ओके, तो ये है पूरा मुद्दा। आपसे पेपर के अंदर 5000% पूछ सकते हैं। बताइए विद्याधन 2.0 क्या है, जो कि न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं और इसमें आपको बड़ी ही दिक्कत होगी कि विद्याधन क्या है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। PCS IAS में तक ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाने की पूरी उम्मीदें हैं। चलो, तो यहाँ हिंदी में दिया हुआ है। हिंदी में कहना है, केंद्रीय मानव संस्थान मंत्री ने नई दिल्ली में विद्याधन 2.0 का शुभारंभ किया। तो जो मानव संसाधन मंत्री हैं इन्होंने क्या किया है? विद्याधन 2.0 का शुभारंभ किया है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। मानव संस्थान विकास मंत्रालय ने ई लर्निंग सामग्री योगदान को आमंत्रित करते हुए विद्याधन 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? ई लर्निंग सामग्री का योगदान को आमंत्रित किया है, यानी कि वह टीचर जो ई लर्निंग सामग्री को प्रदान कराते हैं उनको इन्होंने आमंत्रण दिया है कि भाई साहब आइए और कुछ ई लर्निंग कंटेंट डेवलप कीजिए जो कि हम दीक्षा ऐप पर अपलोड करेंगे, जिससे कि फर्दर बच्चे पढ़ पाएँ। यह इस कार्यक्रम को कोविड-19 के कारण ई लर्निंग के लिए छात्रों के लिए आवश्यकता के कारण शुरू किया गया है और शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा के लिए की गई शिक्षा भी है। तो यहाँ पर पूरा वही दिया है जो मैंने आपको समझा दिया, एकदम बिल्कुल अच्छी हिंदी में है। आप इस पे नोट्स बना सकते हैं और आराम से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अब हम अगले पे मूव करेंगे। अगला देखो क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिलीज। देखो, प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना, ये होती है आपकी रिलीज। अब पूरा मुद्दा क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, देखिए ये हर साल रिलीज़ किया जाता है। ये एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है जो हर साल रिलीज़ किया जाता है। ये जो सूचकांक होता है यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि किस देश में मीडिया के लिए कितनी फ्रीडम मिली हुई है। अगर हम लोग बात करें चाइना की, तो वहाँ आप जानते हो जो प्रेस ऑफ फ्रीडम है
वह बिल्कुल भी नहीं है। देखो, फ्रीडम ऑफ प्रेस से मतलब है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि ऐसे ये देखा जाता है कि किस किस कंट्रीज़ की ऐसी प्रेसें हैं जो अपनी मर्जी से या जो अपने विवेक से न्यूज़ों को देती हैं, यानी कि वहाँ पे जो न्यूज़ें टीवी के ऊपर दिखाई जाती हैं, प्रसारित की जाती हैं, उन पर जो स्टेट है वह किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं करता है। आपने देखा होगा चाइना के अंदर जो मीडिया है वह पूरा चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि चाइना की मीडिया वही वही न्यूज़ों को दिखा सकती है जो चाइना की गवर्नमेंट अलाउ करती है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें कि चाइना की गवर्नमेंट ने मान लीजिए कुछ भी गलत किया है, अब हमें दिखाना है कि नहीं सर इन्होंने गलत किया है। ओके, अब एक बात और है, देखो चाइना में गवर्नमेंट तो होती नहीं है वहाँ पे क्या है आप जानते होंगे, वहाँ जो सिस्टम है वह ऐसा है कि किंग लाइक। ओके, तो वहाँ पे जो राजा टाइप सिस्टम है, वहाँ डेमोक्रेसी जैसा कोई भी सिस्टम है नहीं। ओके, तो वहाँ पे क्या है कि जो मीडिया होता है वह खुद जो स्टेट होता है वह कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेट जो है वह मीडिया कंट्रोल नहीं करता है। तो बेसिकली ये सूचकांक इस बात को प्रदर्शित करता है कि किस देश में मीडिया को कितनी फ्रीडम मिली हुई है, यानी कि क्या वह अपने मन मुताबिक जो न्यूज़ हैं उन्हें चैनल के ऊपर चला पा रही है, या फिर जब वह गवर्नमेंट के खिलाफ कोई न्यूज़ चला रही है तो उसका क्या गवर्नमेंट में कोई इंटरफेरेंस होता है, क्या गवर्नमेंट किसी भी तरीके से बाधित करने की कोशिश करती है, या फिर उस न्यूज़ को टीवी से हटवा देती है। क्योंकि गवर्नमेंट, आप जानते हो ना कि एट लास्ट गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी कि उसकी बुराई हो। अगर बुराई होगी उस गवर्नमेंट की टीवी पे तो बहुत बड़ा वोट बैंक उसका चला जाएगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसी बात को शो करता है। अच्छा, एक बात और, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की पिछली बार जो रैंकिंग थी वह थी 140, और अब हो चुकी है इसकी रैंक 142। अब 142 जो रैंक हुई है, यानी कि हम 2 पायदान नीचे खिसक गए हैं। इसके पीछे 2 बातें जिम्मेदार बताई जा रही हैं। 2 बातें क्या है, एक तो है हिंदुत्व। आप देख रहे होंगे कुछ दिन से जो हिंदुत्व है ये बहुत ही बढ़ के आ रहा है आगे। दूसरा बताया जा रहा है कश्मीर का इशू, जो रिसेंट में आपने देखा 5 अगस्त से हुआ था, जिसमें कि जो कश्मीर है वह इंटीग्रल पार्ट बन गया हमारे इंडिया का। तो ये सारी बातों की वजह से हम 2 पायदान खिसक चुके हैं। पहले हमारी जो रैंक थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यह थी मित्रों 140, लेकिन आज हम 2 पायदान खिसक के हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गई 142। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी के लिए भी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेलवे के लिए भी, बैंक के लिए, ये किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो हमारे भारत की रैंक है वह कितनी है। ये आ जाएगा ना तो फिर दिमाग बत्तियाँ गोल हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से सोचना और समझना और पढ़ना। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 हैज़ बीन रिलीज बाय द मीडिया वॉचडॉग ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसे रिलीज कौन करता है, कौन सी संस्था है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ करती है। तो याद रखना ये है मीडिया वॉचडॉग ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, आप इसे याद रख सकते हो RWB। ओके, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, तो ये हैं मीडिया वॉचडॉग ग्रुप जो है वह है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा सकता है बताइए इसको कौन रिलीज़ करता है, तो मीडिया वॉचडॉग ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि पेपर के अंदर पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन रिलीज़ करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इट इज़ कंपाइल्ड बाय मीन्स ऑफ क्वेश्चन इन 20 लैंग्वेज दैट इज़ कंप्लीटेड बाय एक्सपर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये कैसे कंपाइल किया जाता है, यानी हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया है इसको हमें ये रैंक देना है, यूएस है इसको हमें ये रैंक देना है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से, यानी कि पूरी दुनिया से जो एक्सपर्ट होते हैं ना उनका हम लोग कह सकते हैं उनकी थिंकिंग ली जाती है, उनकी सोच ली जाती है उनसे। देखो, जितने भी एक्सपर्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड बैठे हुए हैं ना, उनकी नज़र पूरी दुनिया के ऊपर है। वो लोग पूरी दुनिया को देखते हैं, पूरी दुनिया की खबर रखते हैं।
तो उनसे ही कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है बताइए इंडिया के अंदर कैसा क्या है, वहाँ का मीडिया कैसे फंक्शन कर रहा है, कब वहाँ का मीडियम भारत के दबाव में फंक्शन कर रहा है, वो कंट्री जो स्टेट के दबाव में फंक्शन करती हैं, ये लोग उन्हें रैंक बहुत नीचे दे देते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है ही नहीं, यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह है ही नहीं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लोअर रैंक देते हैं। इंडिया हैज़ ड्रॉप 2 प्लेसेस टू बी रैंक 142। अब देखो इंडिया ने है 2 प्लेसें ड्रॉप कर दी, यानी पहले 140 पे था, अभी 142 पे आ गया है। नॉर्वे रैंक फर्स्ट, नॉर्वे को हमेशा की तरह पहली रैंक दी गई है और ये फॉर द फोर्थ कॉन्जुगेटिव ईयर, यानी कि 4 साल से लगातार नॉर्वे जो है फर्स्ट पोजीशन को पकड़ा हुआ है। फिनलैंड एंड डेनमार्क, फिनलैंड दूसरे नंबर पर है, डेनमार्क तीसरे नंबर पे है। इस लाइन को भी ज़रूर याद रखना क्योंकि ये भी पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। देखो यहाँ जितना भी तुम्हें करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर कूड़ा कवाड़ा कचड़ा तो मैं कुछ लेता ही नहीं हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ सब एक से एक बढ़िया माल है, सब एक से एक बढ़िया माल है। देखो ये लाइन भी देखना आपने, ऐसे पेपर के अंदर पूछी जाएगी, ये भी पूछी जा सकती है। बताइए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है किस तरीके तैयार किया जाता है, क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे तैयार करते हैं। अब द इंडेक्स इज रिलीज एनुअली सिंस सन 2002, ये कब से रिलीज किया जा रहा है, प्रति साल 2002 से। मेजरिंग द लेवल ऑफ मीडिया फ्रीडम इन 180 कंट्रीज, अब ये पेपर पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितनी कंट्रीज़ में मेजर किया जाता है, तो याद रखना 180 देश है जिसका ये जो है बॉर्डर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज़ करते हैं प्रतिवर्ष इनकी फ्रीडम के लिए, 180 देश के लिए। ओके, तो चलो अब हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये टॉपिक पढ़ने में मज़ा आया होगा। हिंदी में चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सन 2020 अब जारी किया गया है। इसमें क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 ने मीडिया वॉचडॉग ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। यह एक प्रश्नावली इन 20 भाषाओं के माध्यम से संकलित है जो दुनिया के विशेषज्ञों द्वारा पूरी की जाती है। भारत 2 स्थान नीचे गिर गया है, 1414 स्थान। अच्छा ये सॉरी दोस्तों, ये 1414 नहीं होगा यार, ये होगा आपका 142 स्थान पर लगातार चौथा रहने पर फिनलैंड, ये सब वही कहा जा रहा है जो मैंने आपको एक बार बता दिया। ओके चलो आगे चलते हैं। अब देखो अगला जो है हमारे पास करंट अफेयर क्या है, राकेश शर्मा अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पे जो राकेश शर्मा जी हैं, जो राकेश शर्मा जी पहले बजाज ऑटो के प्रेसिडेंट थे, वह अब चुने गए हैं इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पे जो ये पूरा मुद्दा है बहुत छोटा सा है, एक बार समझ लेते हैं क्या है। बस आप इतना याद रखो, ये आपसे बैंक में पूछा जा सकता है, एसएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पूछा जा सकता है, बाकी यूपीएससी ऐसा ये पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन तब भी आप एक बार समझ लीजिए क्योंकि देखो जब भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर एक तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, वो हमेशा याद रखना, हमेशा वो मंत्र याद रखना। ये मंत्र अगर तुमने याद रख लिया तो कभी फेल होगे नहीं किसी एग्जाम में। प्रिपेयर फॉर बेस्ट एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर बस्ट, यानी कि अगर क्वेश्चन में अच्छा पेपर आ जाता है तो उसके लिए भी तैयार रहिए, और क्वेश्चन में बहुत घटिया पेपर आया, क्वेश्चन में बहुत घटिया अगर आ जाता है, बहुत घटिया क्वेश्चन आ जाता है अगर पेपर के अंदर, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। तो यहाँ पर एक बार देख लेना यार, देख लेना क्या है, कितना सरल है। राकेश शर्मा IIMT के प्रेसिडेंट बनने गए हैं। पहले ये जो पोजीशन थी ये जोनास लोमन पे थी, और इससे पहले जो थे ये भैया बजाज ऑटो जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके पहले ये प्रेसिडेंट थे। ओके, अब यहाँ पे जो है ये क्या करेंगे, द इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन हैज़ अपॉइंटेड बजाज ऑटो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा एज प्रेसिडेंट। तो बजाज ऑटो के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें क्या बनाया गया है, अब इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का दोस्तों क्या बनाया गया है, यहाँ पर इन्हें बनाया गया है नाउ प्रेसिडेंट। ही टुक ओवर जॉनीस लोमन, अब जो पोजीशन लेंगे ये लेंगे जॉनीस लोमन की। अब यहाँ ही हैड बीन प्रीवियसली होल्डिंग ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट इन IIMT। अच्छा, इससे पहले ये क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे इस IIMMAT के, यानी इंटरनेशनल, I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, M स्टैंड फॉर मोटरसाइकिल, M स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चर एंड AT स्टैंड फॉर एसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पे जो IMMA है ये इसके क्या थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पे देखो क्या है, ही इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ कंट्री ऑटो इंडस्ट्री बॉडी SIAM। अब जो हमारी कंट्री की जो बॉडी है, देखो ये तो इंटरनेशनल बॉडी है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर की, हमारी जो कंट्री की बॉडी है वह है SIAM। तो इसके भी क्या है, ये एक रिस्पेक्टेड मेंबर है।
अब देखो अगला क्या है, शर्मा ज्वाइन बजाज ऑटो इन अक्टूबर 2007 एज प्रेसिडेंट। शर्मा साहब जो थे उन्होंने सन 2007 में बजाज ऑटो को एक प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन अभी ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर अभी की बात की जाए प्रेजेंट टाइम की, तो ये बजाज के कौन थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और अब इन पर एक पद भी और आ गई है, ये IIMA यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब देखो यही पूरा मुद्दा देखो यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, अब इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं है, देखो मैं अगर यार हिंदी में पढ़ूँ फिर एक बार इंग्लिश में समझाऊँ तो उससे बहुत समय कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए रख दिया है क्योंकि इंग्लिश में तो मैं समझा ही रहा हूँ, बोल भी हिंदी रहा हूँ, और मैं सपोज़ करता हूँ कि छोटी मोटी तुच्छी जो मैं बोलता हूँ इंग्लिश ये आपको आती ही होगी, इतनी भाई खास तो इंग्लिश बोल नहीं रहा हूँ। अब देखो इसमें आप पढ़ भी सकते हो, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने बजाज ऑटो एक्सीडेंटल के निर्देशक राकेश शर्मा को उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो यहाँ पर वही बातें हैं जो मैंने आपको पीछे बताई। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, राकेश शर्मा को IIMA का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो वही सारी बातें जो मैंने तुम्हें समझा दी, तो बस एक बार यार पढ़ लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। चलो मैं तुम्हें अगला करंट अफेयर रीड कराता हूँ जो कि अगली PPT पे है। तो दोस्तों अब जो हमारे पास अगली न्यूज़ है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये है इंटरनेशनल गर्ल इन ICT डे। अच्छा बताओ ICT क्या होता है? ICT की फॉर्म पता है किसी को आपको? ICT होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे 2020 इज़ बीइंग ऑब्जर्व ऑन 23 अप्रैल 2020। यहाँ पे जो अभी 23 अप्रैल गया है, इसको हमने बनाया है एक दिन जिसका नाम है इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब बात आती है कि सर इस दिन को क्यों मनाते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT डे, ये जो इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे से हम लोग मनाते क्यों हैं? तो देखो बात ऐसी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको पता है इसमें जॉब का एक बहुत बड़ा हाइक है, यानी कि इसमें समय समय पर काफ़ी जॉब निकलती रहती हैं, और सरकारें जो हैं वो यह चाहती हैं कि जो गर्ल्स हैं वह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसको आगे बढ़ाने के लिए यानी कि इन्हें प्रमोट करने के लिए इस दिन को किया जाता है दोस्तों सेलिब्रेट। आप लोगों को थोड़ा भी ज्ञान होगा और ICT का, तो आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जितनी भी गर्ल्स है, मैं समझता हूँ जितनी वुमेन्स हैं वो सबके सब जूनियर पद पे हैं, अगर हैं भी तो जूनियर पद पे हैं। सीनियर पे भाई मैंने नहीं देखी आज तक, और होगी तो मतलब एक दो होगी, एक दो से ज़्यादा नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। तो जूनियर लेवल पे ना बहुत सारी हैं, लेकिन सीनियर लेवल पे ना एक भी वूमेन नहीं है, सारी की सारी मैंने देखा है जूनियर लेवल पे हैं। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ICT के अंदर बहुत बड़ा बूम है, और इस बूम को जो है कैप्चर फीमेल भी करे, यानी कि जो फीमेल्स है ना वह जूनियर से हटके मेरे भाई अब सीनियर की पोस्ट पे आए। तो इसी चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेशनल डे इन ICT डे मनाया, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूरा मुद्दा ये है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप SSC के विद्यार्थी हैं, बैंक के हैं, रेलवे के हैं, PCS के हैं, IS के हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने की पूरी यहाँ से प्रोबेबिलिटी है। मैं जो करंट अफेयर लेता हूँ एग्जाम से रिलेटेड लेता हूँ, एग्जाम सेंटर के लेता हूँ, बकवास करंट अफेयर ना मैंने लिया है और ना मैं कभी लेता हूँ। अब देखो इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल। अब देखो इसकी कोई ना इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे मनाया था, इसकी कोई फिक्स डेट भी नहीं है, बस ये इस तरीके से मनाया जाता है कि अप्रैल के 4th वीक में, अप्रैल का जो 4th थर्सडे होता है इस दिन ये मना लिया जाता है, ओके। अप्रैल का जो 4th थर्सडे होता है इस दिन मना दिया जाता है, यानी कि जो शुक्रवार होता है, अप्रैल का चौथा शुक्रवार जो होता है, अब उस दिन चाहे कोई भी दिनांक पड़ जाए तुम्हारी, उस दिन ये मना लिया जाएगा। दिस ईयर इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व ऑन 23 मार्च 2020। ये जो होता है इस साल जो मना रहे हैं हम लोग, ये मना रहे हैं 23 अप्रैल को। इट इज़ द इनिशिएटिव ITU to encourage and empower girls and young women to consider studies and career in the growing field of ICTs, enable both girls and technology company to reap the benefit of greater female participation in the ICT sector। बता दिया आपको पूरा का पूरा मुद्दा क्या है। चलो आगे देखते हैं, ये हिंदी में है। ये क्या है, ICT दिवस में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों को हर साल अप्रैल के चौथा दिन मनाया जाता है। इस साल ये सब पूरा मुद्दा हिंदी में है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। द नंबर ऑफ
टेक्निकल स्टूडेंट इज डिसप्रपोर्शनलिटी लो। देखो मैंने आपको बताया ना पीछे कि जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, अगर मेल के कंपैरिजन किया जाए उनसे, तो आईसीटी सेक्टर में फीमेल बहुत कम है। और आईसीटी सेक्टर है पूरा डोमिनेट किया जाता है मेल के द्वारा। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट डोमिनेट किया जाता है मेल के द्वारा। आप बिल्कुल यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ये भी डोमिनेट किया जाता है मेल के द्वारा। इसी तरीके से जो आईसीटी सेक्टर ये भी डोमिनेट किया जाता है हमारे मेलों के द्वारा, स्पेशली एट द सीनियर लेवल। सीनियर लेवल भाई बहुत ज़्यादा है। वेयर अ वुमेन आर प्रेजेंट इट इज़ ऑफन इन लो लेवल लो स्किल्ड जॉब्स। और अगर वुमेन को आईसीटी में मिलती भी है जॉब तो बहुत लो लेवल की मिलती है, लो स्किल की मिलती है। ओके चलो, कोविड इंडिया सेवा ये क्या है? तो देखिए भाई, कोविड इंडिया सेवा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं हैज़ लॉन्च एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा एम्ड एट प्रोवाइडिंग रियल टाइम सॉल्यूशंस ऑफ कोविड-19 रिलेटेड क्वेरीज। देखो इंडियन कोविड इंडिया सेवा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था covid5.in के बारे में, तो वहाँ पर भी यही था कि क्या है, जो भी क्वेरीज उठ रही हैं रिलेटेड टू कोविड-19, तो वह जो क्वेरीज हैं वह बहुत तेज़ी से सॉल्व की जा सके। लोगों के मन में जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन है, वह अपना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूछ सकें, जिससे कि लोगों का जो भय है या और भी कोई समस्या है या किसी को ऐसा लगता है कि जो संक्रमण है लेकिन वो डर की वजह से किसी को बता नहीं पा रहा है, तो वो यहाँ पे बात कर ले। इंडिया सेवा पे आके, ये एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, इस पे आके जितनी भी उसकी क्वारीज है रिलेटेड कोविड-19 वह वहाँ पर पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप कोविड-19 से रिलेटेड क्वारी को पूछ सकते हो, लेकिन वह सारे प्लेटफॉर्म इतने फास्ट नहीं है जितना फास्ट केंद्रीय मंत्री जी ने इसको बनाने की बात की है। चलो आगे चलेंगे हम लोग। पीपल कैन पोस्ट देयर क्वारीज, मैंने बताया कि क्वारी भेज सकते हैं अपनी कोविड इंडिया सेवा में। अच्छा ये क्या है कोविड इंडिया सेवा, याद रखना ट्विटर हैंडल है। ओके क्या है, ट्विटर हैंडल है फॉर गेटिंग स्विफ्ट रिप्लाईज फ्रॉम द टीम ऑफ 10 एक्सपर्ट। तो यहाँ पर कुछ 10 एक्सपर्ट बैठा ले जाएंगे जो क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन का फटाक से रिप्लाई कर देंगे। दिस इनिशिएटिव इज एम एट एनेबलिंग ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस डिलीवरी एट लार्ज स्केल स्पेशली इन क्राइसिस सिचुएशन लाइक ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पे कोशिश यही है कि जो ई गवर्नेंस है उसका सहारा लिया जाए और जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएं और उन तक जो बहुत ही तेज तर्रार तरीके से जो उनके मन में शंकाएं हैं उन्हें बताया जाए। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास इंग्लिश में नेक्स्ट है, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ट्रेन एक्सपर्ट्स विल बी एबल टू शेयर अथॉरिटिव पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन स्विफ्टली एट स्केल हेल्पिंग टू बिल्ड अ डायरेक्ट चैनल फॉर कम्युनिकेशन विद सिटीजन्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सिटीजन्स हैं उसके साथ में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाया जाएगा, जहाँ पे सिटीजन्स अपनी क्वेश्चनों को पूछेंगे और जो भी हेल्थ ट्रेंड एक्सपर्ट हैं वह उन्हें राय देंगे और अपना मशवरा देंगे। इस मंच के माध्यम से प्रशिक्षित विशेषज्ञ नागरिकों के साथ संचार के लिए एक सीधा चैनल बनाने में मदद करने के लिए आधिकारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी को तेजी से साझा करेंगे। ओके तो यहाँ पर हिंदी में ही इंग्लिश पढ़ा। अब देखो एक मनाया जाता है बर्ड बुक डे। अब ये क्या है सर? देखो बर्ड बुक डे 23 को मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को क्या होता है ये आप जानते ही होंगे, यूएन की एक संस्था है यूनेस्को। ये यूनेस्को जो है वो प्रति साल मनाती है बर्ड बुक डे। अब बर्ड बुक डे देखो है क्या, अगले क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर ये हर बार 23 को ही क्यों मनाया जाता है? ओहो हट जा, हर बार ये 23 को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखो 23 अप्रैल के लिए कुछ बहुत फेमस जो हैं कुछ राइटर्स थे, उनकी डेथ हुई थी, डाय हुए थे इस दिन। बात की जाए तो हमारे शेक्सपियर साहब जो थे वह भी 23 अप्रैल के लिए उनकी डेथ हुई थी। तो इस दिन को इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बर्ड बुक डे को, क्योंकि हम लोग इस दिन को प्रमोट करना चाहते हैं लोगों के लिए लिटरेचर को पढ़वाने में। यानी कि ये जो दिन है ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों को प्रमोट करें कि भैया लिटरेचर पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें लिखो, अच्छी अच्छी किताबों को आप बाय करो, अच्छी अच्छी किताबें लिटरेचर पोएट्स अच्छी अच्छी पोएम्स हैं आप उन्हें रीड करो। तो इस दिन का जो मुख्य एम है वो ये है कि कुछ लीजेंड थे जिन्होंने लिटरेचर पे बहुत खूबसूरत काम किया है। आप लोगों ने अगर किसी के बारे में नहीं सुना होगा तो शेक्सपियर के बारे में हम सब ने स्कूल में सुना है। ये एक ऐसे लीजेंड रहे इंग्लिश के जिन्होंने लिटरेचर के ऊपर बहुत खूबसूरत जो है वह आर्टिकल्स लिखे हैं और इनके आर्टिकल्स आज हम लोग स्कूलों में भी पढ़ते हैं। तो इस दिन को दोस्तों बेसिकली क्या किया जाता है, यूनेस्को प्रमोट करता है लोगों के लिए लिटरेचर पढ़ने के लिए,
पोएम्स को पढ़ने के लिए, जिनसे दोस्तों शेक्सपियर जी जो हैं इनकी स्मृति जो है वह हमारी आंखों में सदैव उभरती रहे, हमारी आंखों में सदैव एक बनी रहे। तो पूरा एम इसका यही है। ऑन अप्रैल 23 यूनेस्को विल सेलिब्रेट द 25th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक डे को हम लोग वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी बोलते हैं। तो कभी भी आ जाए वर्ल्ड बुक डे और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे में डिफरेंस क्या है, तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। बोथ आर द सेम थिंग्स टू सेलिब्रेट लिटरेचर एंड प्रमोट द एन्जॉयमेंट ऑफ बुक्स एंड रीडिंग। तो यहाँ पे पूरा पर्पस क्या होता है इसको मनाने का? इसका पर्पस यही है कि लिटरेचर को बढ़ावा मिले और जो बुक्स एंड रीडिंग्स हैं, हम लोग जो पढ़ते व लिखते हैं, इसके लिए भी एक प्रोत्साहन मिले। अब यहाँ पे यही हिंदी में लिखा हुआ है, 23 अप्रैल को यूनेस्को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के 25वें संस्करण का जश्न मनाने के लिए साहित्य का जश्न मनाएगा और पुस्तकों और रीडिंग के आनंद का बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ जो मैंने आपको अभी इंग्लिश में बताया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आप लोग याद रखना, वर्ल्ड बुक डे का ये 25वां एडिशन है, यानी कि 25वीं बार ये मनाया जा रहा है। द वर्ल्ड बुक डे इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और इंटरनेशनल डे ऑफ बुक। ओके, तो वर्ल्ड बुक डे को 3 नाम से जानते हैं। पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, तीसरा इंटरनेशनल डे ऑफ बुक। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, वो चीज़ें रखी हैं जिनमें आप कभी कंफ्यूज ना करो। इट इज़ एन एनुअल इवेंट टू प्रमोट रीडिंग, पब्लिशिंग एंड कॉपीराइट एंड टू सेलिब्रेट ऑथर्स बुक एंड इलुस्ट्रेशन। से मैंने आपको बता दिया क्या पूरा पॉइंट। अप्रैल 23 इट इज़ द डेट ऑन विच सेवरल प्रोमिनेंट ऑथर्स विलियम शेक्सपियर और ये हमारे मिगुएल कैरवेंट्स एंड इनका गार्किलाडो डा ला बेगा ऑल डाइड। तो इस दिन बहुत फेमस हमारे ऑथर्स थे जिनकी डेथ हुई थी, तो उनके रिस्पेक्ट में हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और लोग जो हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है लिटरेचर को पढ़ने के लिए और रीडिंग के लिए बढ़ावा देने के लिए। तो यही आपका हिंदी में लिखा हुआ है। विश्व पुस्तक दिवस को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस या विश्व पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने और लेखों की पुस्तकों और चित्रों को मानने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है। 23 अप्रैल ये एक तिथि है, तारीख है, जिस पर कई प्रमुख लेखक विलियम शेक्सपियर, मिगुएल सर्वेंट और इनका गार्सिया डी बेगा सभी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपसे कोई यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछता है तो ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जा सकता है आपके पेपर के अंदर, एसएससी रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? इसलिए मैंने रखा, याद रखना, यूएन फॉर यूनाइटेड नेशन, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से बोलो, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये बिल्कुल ही याद कर लो अच्छी तरीके से, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। इट वॉज फर्स्ट सेल्यूटेड 23 अप्रैल 1995। तो ये पहली बार मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 को, और ये आज जो मना रहा है मना सन 2020 में। तो इस तरीके से मनाते हुए हमें कितने दिन हो गए? 20 साल हो गए। तो दोस्तों, इसी के साथ आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर ऑफ टुडे। अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत रही हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।